ये आपने पैकेज देखा जो हम अभी आपको दिखा रहे थे, पीपल्स बस सर्विस का खवातीन के लिए खास तौर पे जो बनाई गई है, ऐसे ही तवक्कात की जा सकती हैं कि बेहतरी की कुछ नवीद मिले और ये छोटी छोटी खुशियां ही आप कह लें जो पाकिस्तानियों को मिलती हैं। लेकिन साथ जो दूसरे पहलू हैं पूरे पाकिस्तान में वो आपके सामने हैं। सियासतदान किसी तौर पे कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब भी कहते हैं जनाब कि ये जो पेशावर का वाकया हुआ उसकी आड़ में इलेक्शंस को रोका जाएगा और साथ ही साथ बिगड़ती मईशत की सूरत हाल और उस सूरत हाल में बार बार ये बात कहना कि अगर इलेक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट मौजूदा गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो तकरीबन 50 अरब रुपए का बजट आपके पास जाना चाहिए। तरजीहात क्या हैं, इस पे बात करेंगे। मईशत, दहशतगर्दी या फिर इलेक्शंस। मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आप माहिर कानून हैं, और हमें ज्वाइन करेंगे अदीब सफवी साहब, तज्जियाकार हैं आप। सबसे पहले हम बात करेंगे बैरिस्टर अली ताहिर साहब से। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, क्या समझते हैं हुकूमत की तरजीहात क्या होनी चाहिए? मईशत, दहशतगर्दी का खात्मा या फिर इलेक्शंस? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, इसका जवाब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 में मिलता है। ये किसी एक इंडिविजुअल का काम नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखने के लिए ऑलरेडी हुकूमती मशीनरी मौजूद है, केयर टेकर गवर्नमेंट्स मौजूद हैं और तमाम जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं और आर्म फोर्सेस मौजूद हैं। वो किसी इलेक्शन के होने या ना होने से उस चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर हाँ, आइन ये जरूर कहता है कि जिस दिन असेंबली डिसॉल्व होगी उससे 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना है और उसके 14 दिन के बाद उसका जो रिजल्ट है वो पब्लिश होना है। तो ये आर्टिकल 105(3) में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि गवर्नर ने वो डेट देनी है और आर्टिकल 224(3) में ये लिखा हुआ है कि 90 डेज के अंदर अंदर होगा और 14 दिन बाद उसको आप अनाउंस करेंगे। इससे राह फरार इख्तियार करने का कोई कानूनी आईनी तरीकाकार नहीं है। जो भी ये काम करेगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। इलेक्शंस 13 अप्रैल तक और फिर उसके बाद 15 अप्रैल तक, यानी पंजाब और KPK, यू माइट हैव टू डबल चेक द डेट्स, लेकिन जहां तक मुझे याद है 13 अप्रैल और 15 अप्रैल, इस दिन के अंदर अंदर रिस्पेक्टिवली पंजाब और KPK इलेक्शंस होने हैं। और ये गवर्नर साहिबान जो हरकतें कर रहे हैं, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने तो खत लिख दिया है, लेकिन पंजाब और KPK के गवर्नर साहिबान जो हरकतें कर रहे हैं ये कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर इलेक्शन ना हुए, जो मौजूदा हुकूमतें हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगी, ये सिर्फ केयर टेकर हैं, अनइलेक्टेड हैं, या इनका कोई वजूद नहीं रहेगा 90 दिन के बाद। तो अगर इस दो सूबों में कोई हुकूमत नहीं होगी तो मुल्क अनारकी की तरफ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का जो रूल है, जो फोर्स है, वो खत्म हो जाएगी। ये आप इस मुल्क को लिबिया और सीरिया ना बनाएं, तैयारी करें। जो डेडलाइन है उसके पीरियड के अंदर अंदर, जिस तरह इलेक्शन कमीशन कह रहा है, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करें और इलेक्शन कमीशन को उसकी तैयारी करने दें और बाकी केयर टेकर हुकूमत मुल्क के हालात संभाले। ये आप प्रोविंस के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, 2 प्रोविंसेस जिसमें इलेक्शंस 90 दिन में होने, लेकिन कौमी असेंबली के इलेक्शंस तो फिर 60 दिन में होने। तो ताहिर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या फिर हम मईशत की जो सूरत हाल है, हम तो पूरे साल फिर इलेक्शन खेलते रहेंगे? जी देखिए, प्रोविंसेस एक अपनी एंटिटी है, फेडरेशन एक अपनी एंटिटी है। ये दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसीज में होता है और मैं इस आर्ग्यूमेंट को टीनेबल नहीं रखता जो आपने रखी है, क्योंकि दुनिया की तमाम डेमोक्रेसीज को देख लीजिए। इंडिया में कभी किसी स्टेट में इलेक्शन होते हैं, कभी किसी स्टेट में इलेक्शन होते हैं। इसी तरह अगर आप अमेरिका को देख लीजिए तो हर जगह, हर स्टेट में किसी ना किसी वक्त किसी ना किसी लेवल पे इलेक्शन हो रहा होता है। ये तो बड़ी डेमोक्रेसीज के अंदर होता है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। इलेक्शंस फेडरेशन के अलग होने हैं, प्रोविंसेस के अलग होने हैं, अपने अपने टाइम पे होने हैं। और लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड है वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना है और वो इलेक्शन होगा। दोबारा इस मुल्क के अंदर किसी कोई डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी इंट्रोड्यूस ना कराएं। ये जो दहशतगर्द हमले हम आज फेस कर रहे हैं और पेशावर में जो वाकया आया है, ये तमाम जो मसाइल हैं ये इन्हीं पॉलिसीज का नतीजा है कि आप डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को क्रिएट करते हैं और अनरिप्रेजेंटेड लोगों को कोशिश करते हैं कि वो हुकूमत के अंदर रहें। ये नहीं हो सकता। इलेक्शन 90 दिन के अंदर दोनों असेंबलियों का लाजमी है और फिर फेडरेशन का इलेक्शन जिस वक्त भी होगा वो प्रेसिडेंट ने डेट अपॉइंट करनी है। बाकी दोनों सूबों में इलेक्शंस बाद में होंगे। इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल क्लियर है और तारीख हमें नजर आती है कि जो मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलते हैं वो मजबूत रहते हैं और बाकियों का हाल लिबिया और सीरिया वाला होता है।
मेरा ख्याल है कि काफी हद तक अली आपने इस चीज को क्लियर कर दिया कि इलेक्शंस होना जरूरी हैं और कॉन्स्टिट्यूशंस में रहते हुए, क्योंकि आप माहिर कानून है। इस वक्त जो एक चर्चा हो रहा है सिलसिले का कि हत्या के इज्जत का दावा कर दिया गया है आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से इमरान खान साहब पर, और इमरान खान साहब के आज के बयान के मुताबिक काफी वो डटे हुए थे अपने बयान पे। ये मामला किस तरह, कौन सी रुख पे जा सकता है, इसका एंड क्या हो सकता है, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं जी मुझे खड़ा कर दें आप कोर्ट में, मैं बताता हूं कि बुक में क्या है। उनके जो अल्फाज है वो तो हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते वरना हम पे हत्या की इज्जत हो जाएगा। लेकिन आप क्या समझते हैं मामला कहां जाएगा? मैं बहुत माजरत चाहता हूँ सना, मैं आपका थोड़ा सा सवाल बीच में मिस कर गया हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक आपका सवाल समझा उसका जस्ट और उसका सब्सटेंस ये है कि खान साहब तो चीजों को मानने को तैयार नहीं है, तो चीजें किस तरफ जाएंगी, क्या मैं सही समझाऊं? नहीं, मैं उस हवाले से बात कर रही हूँ जो आसिफ अली जरदारी साहब ने हत्या की इज्जत का दावा किया है। जी, बिल्कुल मैं समझ गया, बिल्कुल मैं समझ कानूनी गया। हैसियत पे आप क्या देखते हैं, जबकि इमरान खान साहब मानने के लिए तैयार नहीं, वो कहते हैं मैं तो कायम हूं अपनी बात पे। देखिए, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं। दुनिया के किसी हिस्से में एक सियासतदान दूसरे सियासतदान के ऊपर इस तरह डेफेमेशन के मुकदमे नहीं करता। हाँ, ये बात भी सच है कि दुनिया में किसी जगह पर भी इस तरह के इल्जामात नहीं लगाए जाते जनरल तौर पर। तो मैं समझता हूँ कि इतनी इमेच्योरिटी पॉलिटिशियंस को दिखानी भी नहीं चाहिए। जाहिर है खान साहब बहुत सी बातें ऐसी कर जाते हैं जिनका उनके पास एविडेंस नहीं होता, लेकिन अल्टीमेटली ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं और इनको कोर्ट्स ऑफ लॉ में नहीं लेके जाया जा सकता। ये पाकिस्तान के अवाम ने जज करना है। जहां तक बात रही कि इसकी अनरीजनेबलनेस ऑफ दिस एलिगेशन, जो अली पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि आप कानून जानते हैं, अगर ये खान साहब नहीं मान रहे, ठीक है, हत्या के इज्जत का दावा उनकी तरफ से हो चुका है, 10 अरब डॉलर हर्जाने, 10 अरब हजार रुपए की जो इन्होंने बात की है, 10 अरब की केजी हर्जाना होगा, तो इस पे अगर वो नहीं मान रहे हैं, वो कहती कोर्ट में, क्या ऐसी सूरत हाल हो सकती है अगर वो साबित कर दें कि जी मैंने जो कहा है वो ठीक है, तो कानून क्या कहता है? जाहिर है खान साहब नहीं कर सकते और ना उनको करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई सूट जो है वो बाय इट्स वेरी इंसेप्शन नॉन मेंटेनेबल होगा। ये मामला अदालत में चल ही नहीं सकते। लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ कि नाजिम जोखियों के कत्ल के जो मुल्जिमान हैं उनको बचाने में जो आसिफ जरदारी साहब का और उनकी कैबिनेट का, खासतौर पर मुर्जा वहाब का और बाकी तमाम इनकी कैबिनेट का जो किरदार है, उससे मैं कोई खान साहब की बात को कम्प्लीटली डिनाई भी नहीं कर सकता कि मे बी ही माइट हैव बीन प्लानिंग सच अ थिंग, क्योंकि ये तो हमने देखा है कि एक यंग लड़के को मर्डर करके किस तरह उसके मुल्जिमान को पूरी सिंध हुकूमत ने पुश्त पनाही करके बचाया। तो मॉरल डेलिक्वेंसी तो मौजूद है सना। अच्छा, आपने जो नाजिम जोखियों केस के हवाले से बात की, इस पे काफी अभी बीच में भी एक बात की गई थी कि उनकी रुकनियत को कैंसिल किया जाए, ये मामला है क्या? इसको जरा नाजरीन के लिए वाजे कीजिएगा। देखिए, वो जो नोटिस है वो मैंने ही भेजा है और अपने नाम से भेजा है, स्पीकर सिंध असेंबली को भेजा है। मेरा कहना यह है कि सेक्शन 53 पाकिस्तान पिनल कोड जो है उसके अंदर दियत एक सजा के तौर पर आती है और बड़ा क्लियर कैटेगोरिकल पाकिस्तान का लॉ है कि अगर कोई वजीर आजम अपने बेटे से तनख्वाह नहीं लेता और उसको डिस्क्लोज नहीं करता गलती से, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दो। या कोई वजीर आजम जो है अगर जो है वो किसी कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानता तो उसकी असेंबली की रुकनीत मुअत्तल कर दो। तो एक ऐसा बंदा जो दियत पे करके ये मान चुका है कि उसने मर्डर किया है, वो इन्वॉल्व है और तभी उसने 30 लाख रुपए दियत में दिए हैं, तो वो बंदा, अच्छा चले वो जेल से तो बच गया, पाकिस्तान का कानून जैसा भी है ठीक है, उस पर बात नहीं करते अभी, ठीक है वो जेल से बच गया, सजाए मौत से बच गया। हालांकि तो 3rd डिग्री मर्डर था, टॉर्चर कर कर कर, आंखों में मिर्चें डालकर, तो जो है जो सारी चीजें मैं तो आपके शो में कह भी नहीं सकता, वो इतनी क्रूड चीजें वो करके। तो ये चूंकि ही हैज कन्फेस्ड टू हिज मर्डर, ही इज सेल्फ कन्फेस्ड मर्डर, और वो असेंबली के रुकन नहीं रह सकते आर्टिकल 62(1)(f) के तहत, और लिहाजा मैंने ये रेफरेंस फाइल किया। अगर देखिए स्पीकर साहब जो हैं वो अपनी आईनी ड्यूटीज के मुताबिक इसको फॉरवर्ड करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करेंगे। अच्छा अली, क्या पेशरफ्त हुई है आपके नोटिस के बाद? देखिए, अभी फिलहाल तो स्पीकर के पास 14 दिन हैं। अच्छा। स्पीकर ने 14 दिन के अंदर अपना फैसला करना है। करेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम फिर अदालत जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे। लेकिन अभी राइट नाउ फॉर द नेक्स्ट 12 डेज, क्योंकि 2 दिन इसको इशू हुए हो गए हैं, फॉर द नेक्स्ट 12 डेज द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द स्पीकर। लेट्स सी वेदर ही सेंड्स द रेफरेंस और नॉट।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बैरिस्टर अली ताहिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। निहायत अहम मामला है, इसको हम तफसील से एक अलग से प्रोग्राम करके डिस्कस करेंगे, आखिर मामले की नौयत क्या है। मजीद इश्यूज पे बात करेंगे और हमारे साथ एक नए गेस्ट भी मौजूद होंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं अदीब सफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अदीब सफ़ी साहब, पाकिस्तान में बड़े उतार चढ़ाव हुआ है सियासत में और आपकी काफ़ी गहरी नज़र और तजर्बा रहा है, तजिया रहा है आपका, और आपकी जिस इदारे से एफिलेशन भी रही है माजी में, उसमें भी आपने बहुत कुछ देखा। इलेक्शंस के हवाले से खास तौर पर बात करेंगे। जमहूरियत की बका के लिए क्या टाइम पे इलेक्शन होना नागुज़ीर है, या वक्त और हालात के साथ इसको डिले कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा? आपका क्या तजिया है? जी बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये इसमें जो रायजनी या कंजेक्चुरल डिस्कशन की गुंजाइश नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ही क्लियर है और वो उसके मुताबिक अगर आप अफेयर्स को कंडक्ट करेंगे तो जैसी असम्बलियाँ, प्रोविंशियल असम्बलीज जो अभी अभी तहलील की गई हैं, इनको विदिन 90 डेज करना है। और उसके अलावा जो ज़िमनी इंतखाबात है उनके भी वो तरीक़ाकार वज़े किए हुए हैं। तो इसमें किसी की स्वाबदीदी का इख्तियार नहीं है, ना गवर्नमेंट का, ना इस्टेब्लिशमेंट का, ना किसी का। यू हैव टू जस्ट फॉलो दी कॉन्स्टिट्यूशन और उसके मुताबिक मेरा जो तज्जिया है वो ये कि नागुज़ीर है, उनको करवाना पड़ेंगे। क्योंकि अगर इसको आपने डिले किया तो आर्टिकल 6 के तहत आप उसकी वायलेशन करेंगी, जिसका इतलाक जो भी वायलेट करेगा उस पर होगा। अच्छा, अभी जो दहशतगर्दी के हालिया वाकयात हुए, उससे पहले भी हमने केपी में वाकयात देखे हैं। क्या समझते हैं, क्या वापस से किसी ऐसे ऑपरेशन की जरूरत है जो हमने माजी में किया था, ऑपरेशन ज़रबुल अज़ब या रद्दुल फसाद? क्या इस किस्म के ऑपरेशन की हमें क्या फिर से जरूरत पड़ गई है? देखिए, अगेन बहुत ही वैलिड सवाल है आपका, बहुत ही चुभता हुआ सवाल है। देखिए, अभी तो डस्ट भी सेटल नहीं हुई है जो ये इतना बड़ा सानिया हुआ, जिससे हम सब दुखी हैं और 100 से ज्यादा शहादतें हुई हैं और सैकड़ों जो जख्मी हैं। अभी उसका तयन भी नहीं कर पाए हैं कि ये हुआ क्यों और कैसे हुआ और कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं। तो जब तक जैसे कि डॉक्टर के पास जाएं, जब तक वो मर्ज की तशखीस नहीं कर ले, दवा नहीं आप सजेस्ट कर सकते। उसी तरीके से इसमें भी जरूरत इस बात की है कि इसकी तह तक पहुंचा जाए और इसके बाद अगर ये तयन हो जाए कि हाँ, ये दहशतगर्दी की लहर जो है ये उठ रही है या इसके ताने बाने जो हैं और भी वाकयात से जाके मिलते हैं, तो फिर एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से एक प्लान के तहत जो जैसे माजी में हुआ है आप इस पर ऑपरेशन कर सकते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन फिलवक्त ये कहना मेरे जो ज़राए हैं उनके मुताबिक ये करना बहुत ही मुश्किल है कि ये वन टाइम इशू है या इसका मंतकी अंजाम इसका क्या होना चाहिए। सर, ये कहा जा रहा है कि वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होता है। क्या समझते हैं कि इस वक्त हमारी खारजा पॉलिसी किस तरह की होनी चाहिए, स्पेशली वेस्टर्न बॉर्डर और उस मुल्क के लिए जिसका नाम लिया जा रहा है कि उसकी सरजमीन को इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान के खिलाफ? आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, वेस्टर्न बॉर्डर, मैंने आपको याद होगा आपके कई दफा प्रोग्राम में आया, मेरे नज़दीक वेस्टर्न बॉर्डर और ईस्टर्न बॉर्डर में कोई 19-20 का ही फर्क है। जब से पाकिस्तान बना है, वेस्टर्न बॉर्डर आपके लिए एक सोर्स ऑफ प्रॉब्लम ही रहा है। कभी भी आपको वहां से सुकून नहीं मिला बनिस्बत कुछ अरसे के लिए, जब वो इसको आपने ये तस्वर किया कि आपका ये बैकयार्ड है और उसमें कुछ पॉलिसीज आपने वैसे वज़ा की। लेकिन उसके अलावा 70 साल की तारीख में वेस्टर्न बॉर्डर से आपके खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ होती रही हैं। जो हुकूमत वहाँ पर रही है वो कभी भी आपके फेवर में नहीं रही है। और जब अमेरिकनों ने हुकूमत की तो वहाँ से अमेरिकन ने भी, आपको याद होगा एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि जब ये दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे थे तो अमेरिकन ने हमारे साथ बैठ के ये प्लान किया कि आप यहाँ से जो दहशतगर्द हैं उनको आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें और जब ये भाग के उधर आएंगे तो हम उनको ठिकाने लगा देंगे। इसको कहते थे हैमर, एनुअल एंड हैमर, कि आप उधर से भगाइए और मैं हैमर मारूंगा। लेकिन अमेरिकन ने बजाय उनको हैमर करने के
उनको पाना दिया, उसके बाद बवक्त जरूरत इस्तेमाल किया। तो वेस्टर्न बॉर्डर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम फॉर अस, और हमें बड़ी सोच समझ के इसके डील करना पड़ेगा, चाहे वो किसी की भी हुकूमत रही हो। इनकी अभी तालिबान सा हुकूमत आ गई है, इससे पहले जिनकी हुकूमत रही है, हमारे लिए ये एक बाइस लम्हा फिक्रिया रही है और इसके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। अच्छा सर, मैं आपका स्पेशली मौक़िफ़ ये लेना चाहूंगी, खास तौर पे आप ही से। हमने कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान, और उसके बाद ये कहा गया जी हमारी जंग नहीं थी। तो क्या पहले ये समझने की जरूरत है कि ये हमारी जंग है, ये हमारा अच्छा भाई है, ये हमारा बुरा भाई है, या ये किसी और की जंग है, और सबसे पहले पाकिस्तान कहते हुए हमने दूसरे लोगों का भी साथ दिया? मसले की नौयत इस वक्त जहन साजी करने के लिए आम फर्द की क्या समझते हैं कि हमें क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए इस वक्त? ये हमारा मसला है, किसी और का मसला है? बहुत वैलिड पॉइंट है उसमें। इसको सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि हम जो भी पॉलिसी बनाएं उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक दफा वो आपके अच्छे दोस्त हैं, ये गुड बॉयज, दूसरे वो बैड बॉयज बन गए। तो इसलिए हमारे साथ मसला ये रहा कि जो हमारे यहाँ हुकूमतें रही हैं, जो मार्शल लॉ रहा है, फौजी हुकूमत थी, फिर पॉलिटिकल हुकूमत थी, इन तमाम हुकूमतों के दौरान एक कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं रही है। कभी आपने उनके साथ नरमी बरती है, कभी उनके साथ सख्ती बरती है। इसलिए एक आम फहम जो शहरी है उसके लिए ये बड़ा मुश्किल है तयन करना कि आप उनको हम किस जुमरे में लाते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि नाउ वी मस्ट डिसाइड कि ये इनके साथ हमने क्या बर्ताव करना है, हमारा क्या ट्रीटमेंट होगा, और उसके मुताबिक एक फॉरेन पॉलिसी मुरतब करने के करें और वैसे उनके साथ डीलिंग करें। सर, तालिबान की हुकूमत अभी नहीं है, उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि तालिबान से बात करने के लिए बात करनी चाहिए, दूसरे मुल्कों को भी हम इन्वॉल्व करने की बात करते हैं, आईजी टेबल पे बैठते हैं। तो क्या तालिबान से भी हमें, तालिबान की हुकूमत से भी बात करने के लिए हमें किसी और को इन्वॉल्व करने की जरूरत है? हमने इतना सब कुछ उनका साथ दिया, क्या हमें टेबल पे बैठ के उनसे बात ही कर सकते हैं कि चलें जी जनाब बैठ के बात करते हैं, मसले के हल की तरफ जाते हैं? अगर आपका बॉर्डर पे कुछ हो रहा है, यकीनन आपका कसूर नहीं होगा, लेकिन हमें उससे नुकसान पहुंचता है, आइए हम आपकी मदद करते हैं, आप हमारी मदद करेंगे। डायरेक्ट डीलिंग नहीं हो सकती है? बिल्कुल ही ऐसे ही होना चाहिए था, और ऐसे ही हुआ भी था शुरू में जब इनकी हुकूमत आई है। बल्कि मैं, आपको याद होगा एक आध प्रोग्राम में मैंने कहा था कि इमरान साहब की जब यहाँ हुकूमत थी, मैंने इस बात पर जोर दिया था कि पाकिस्तान को चाहिए कि इमीडिएटली उस हुकूमत को रिकग्नाइज करे, और रिकग्नाइज करने के बाद अपने एक फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक उनके साथ डील करे। ये हुकूमत जो है ये नहायत ही बैलेंस्ड हुकूमत है। ये सियासत और इंटरनेशनल रिलेशन से हट के ये जो इस्लामी इमरेट्स की जो हुकूमत कायम हुई है, they are following the tenets of एक इस्लामी ममलिकत का कयाम अमल में आ गया है। तो अगर इनके साथ आप सही डीलिंग करेंगे, इनके साथ आप डबल गेम नहीं खेलेंगे और एक सही तरीके से फॉरेन पॉलिसी के तहत आप 1 to 1 बात करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत मजबूत नताइज बरामद होंगे। सर, अभी जो वेस्टर्न बॉर्डर पे यहाँ पे आप देख लें, जिसकी हुकूमत है वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ, कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि उनके पास इस वक्त शदीद वसाइल की कमी है, वो अपने एक्सपेंस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को खुद को सेफ करने के लिए भी आलमी बिरादरी से क्या कहना चाहिए तालिबान के हवाले से कि जनाब ठीक है, उनके वसाइल जो है बढ़ते जा रहे हैं, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, वसाइल की कमी है, तो इनको सपोर्ट करें ताकि वहां पे दहशतगर्दी पनपे ना। तो इस पर क्या पाकिस्तान का इंटेंशन होना चाहिए? देखिए, अगेन यहाँ पर ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। मेरी इत्तलात के मुताबिक जो बड़ी ऑथेंटिक आपको मैं खबर दे रहा हूँ, वहाँ पर कोई मसले नहीं है। अच्छा। ना कोई किसी किस्म के सोशल या इकोनॉमिक मसाइल नहीं है। उनका डॉलर और अफगानी का रेशो अगर देखिए तो आपके 3 रुपए के बराबर उनका एक अफगानी है। उनके पास किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी हुकूमत एक बहुत आराम से चल रही है। ये वेस्टर्न अमेरिकन प्रोपेगेंडा है कि वहाँ ये मसले हैं, वहाँ ये मसले हैं। कोई मसला नहीं है। दे आर मच मोर, मेरी इतरात कंफर्म के मुताबिक दे आर इन अ बेटर स्टेट देन इससे जो हमारी हालत है, इससे कहीं ज्यादा बेहतर है। तो इसलिए ये चीज जहन से निकाल देनी चाहिए कि वहां पर कोई मसले हैं और वहां से दहशतगर्दी। अगर उसके साथ आप सही तरीके से डीलिंग करेंगी, 1 to 1 बैठ के बात करेंगी, तो आपको मजबूत रिस्पांस मिलेगा। उनके कायदे कानून के मुताबिक उनकी अपनी हुकूमत चला रहे हैं,
वहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उनके प्रॉब्लम्स को क्या कहते हैं, उनकी जो बातों को सुनेंगे और उनकी चीजों को केटर फॉर करेंगे तो वो आपको बड़ा मस्बत आपको उसका नतीजा निकलेंगे। मैं ये समझता हूँ कि 1-to-1 गुफ्तगू होनी चाहिए और आप इसको सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आप कहते हैं जी, ये आपने जो जिक्र किया कि ठीक है उनकी इकोनॉमी का मसला नहीं, ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है जिसको हम देख रहे हैं, ठीक है मान लेते हैं। दूसरी तरफ हम अपने अफगान भाइयों को हमने शुरू से ही वेलकम किया, कराची में हम देखते हैं कि वो कारोबार भी कर रहे हैं और हमने खुले दिल से उनको एक्सेप्ट भी किया है। दूसरी तरफ हम इस्लामाबाद में भी बहुत सी फैमिलीज हमने देखी, खुद आई विटनेस हूं मैं इस चीज की कि वहां पे होटल्स में जो इमिग्रेशन उनका होना है प्रोसेस, जो लोग अफगानिस्तान छोड़ के आए जब तालिबान की गवर्नमेंट आई तो वो वहां पे मौजूद है। ये तमाम चीजें हमारी इकोनॉमी पे कितना असरअंदाज हो रही है, या हम कब तक इन लोगों को जो है रेफ्यूजीज को रख सकते हैं? क्या हमारी इकोनॉमी बर्दाश्त कर सकती है अभी? देखिए, ये बिल्कुल ये एक मुख्तलिफ पहलू है और बहुत ही वैलिड कंसर्न है हमारा। हमारी इकोनॉमी पर ये बोझ है, और क्योंकि जब ये वहां से वाकयात खुदनुमा हुए और इतने लार्ज स्केल में रेफ्यूजीज यहाँ आके बसे, पाकिस्तान के अलावा ईरान में भी गए, यहाँ पर भी आए, तो ये हमारी अपनी कोताही थी, अपने गवर्नमेंट की मिस हैंडलिंग थी कि जो इनको सही तरीके से हैंडल नहीं किया। इनको अगर आप सही तरीके से हैंडल करते, इनको जो जैसे कि बांग्लादेश बने हुए अरसा हो गया, लेकिन जो उन्होंने जो कॉर्डन ऑफ किया हुआ है सो कॉल्ड बिहारियों को उन्होंने किया हुआ, आज तक वो पूरे बांग्लादेश में फैल नहीं सकते। अब वो एक मीरपुर के इलाके में जहाँ पर उनको उन्होंने एक आबाद किया हुआ है। उसी तरीके से हमें भी चाहिए था कि जो अफगानिस्तान से रेफ्यूजीज आए थे, इनका एक सही तरीके से कैंप बनाकर अब इनको कंटेन करना चाहिए था। उसी के अंदर इनको फ्री हैंड नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन जब फ्री हैंड मिला तो इससे दो नुकसान हुए। एक तो आपकी इकोनॉमी पे बोझ आया, दूसरे सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि इनमें से बहुत सारे स्लीपिंग सेल्स CIA रॉ के जरिए उनको तकरीबकारी के लिए पैसे दिए गए, उनके खिलाफ उनसे हमारे खिलाफ कार्रवाई कराई गई। तो हमें दोहरा नुकसान हुआ, इकोनॉमी नुकसान हुई और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी खराब हुई। तो ये तो बिल्कुल एक जब आए थे उस वक्त से अब तक जितने भी आपके एक्शन रहे हैं उनके हवाले से वो गलत रहे। उनको आप कंटेन करते, एक जगह रखते, और जब ये काम हालात बेहतर होते तो उनको आप कहते जाइए बिस्मिल्लाह अब वापस जाइए, आपको हमने इतने दिन मेजबानी कर ली, अब आप वापस जाइए। लेकिन हुआ ये जो सबसे बड़ी अभी आपको एक खबर दूँ ये कि यहाँ न सिर्फ वो रहे बिजनेस की, बल्कि अब उनकी जो तीसरी चौथी जनरेशन है वो फौज में भी आ गई है। बहुत सारे हैं जो कमीशन अफसर हैं जो अफगान बेसिकली उनके अफगान के जो रेफ्यूजीज थे उन कैंपों से पढ़ लिख के तो फौज में आ गए। तो वो एक और कम प्रॉब्लम होगी है कि जहां आपके फौज के अंदर की जो चीजें वो भी उनके तक पहुंच रही हैं। तो ये बहुत ही कंपाउंड प्रॉब्लम हो गया है इतने अरसे के दौरान। सर, क्या समझते हैं मामले को अभी कंट्रोल किया जा सकता है या मामला बहुत हद तक बिगड़ चुका है? देखिए, अब तो इतना ज्यादा भी ये हो गया है कि जानेगा ना तीसरी चौथी जनरेशन है इन रेफ्यूजीज की जो यहाँ पर बैठे हुए। आपके जो कारोबार है ट्रांसपोर्ट का, सब्जी तरकारी और ये कपड़ों का, ये सब उनके पास है। आप किसी भी कराची के बड़े मॉल में जाइए, ये सब वही वो लोग बैठ लेके बैठे हुए हैं और वही बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर पक्के सेटल्ड हो गए। अब उनके लिए जाना यहाँ से मुमकिन नहीं है। वो तो यहाँ शादियां हो गई, बहुत सारे लोग, और जैसे मैंने कहा कि अब जो यहाँ फौज में आके बैठ गए वो तो यहाँ के नेशनल बन गए। तो इसलिए मेरा ख्याल है अब ये प्रॉब्लम जो है इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि इसमें आपको बैठ के एक सिंसियरली इसका तजिया करें और जहां जहां से ये चीजें मुमकिन है उस पर कार्रवाई करते हुए उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन इट इज टू लेट नाउ। सर, ये मामले को क्या, जिस तरह बांग्लादेश वाले मामले को, बांग्लादेशी जो यहाँ पे आए थे उसको, ईस्ट पाकिस्तान के लोग, उसके मामले को अभी तक भी जो हल नहीं किया गया, बल्कि मैं ये कहूंगी कि बड़े भोंडे तरीके से अभी तक उसको लेके चला जा रहा है। अभी तक भी वो लोग परेशान है। अब भी क्या समझते हैं फौरी तौर पे इनिशिएटिव लेते हुए जो लोग यहाँ पे हैं उनको आप, बहुत से लोगों के पास तो यहाँ पे NIC उनका बन चुका है, आपने उनको नेशनलिटी दे दी है, क्या इन्हीं के साथ अब सेंसस करवा के इनको अपना शहरी मान लिया जाए और आगे जो लोग आ रहे हैं उनको रोक दिया जाए? क्या ये करना सही रहेगा? देखिए, ये बांग्लादेश के जो लोग आगे यहाँ सेटल हो गए, मैं खुद
क्योंकि डीजी नादर रह चुका, मैं इसके बड़ा आपको साफ मतलब ये अभी तक मामला नहीं सेटल हुआ है। और इसमें जो गवर्नमेंट पॉलिसीज थी उस वक्त उन्होंने कहा था कि आई थिंक 1984 तक जो लोग आए हैं उनको आपने एक्सेप्ट करके और उनको आपने मेन स्ट्रीम में ले लिया, लेकिन उसके बाद के कोई भी किसी को भी यहाँ की नेशनलिटी नहीं मिली है और वो एलियन के तौर पे यहाँ रह रहे हैं। और जब भी उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो पुलिस वालों की चांदी हो जाती है, वो तो जाके ब्लैकमेल करते, पैसे वैसे खा के चुप कर जाते हैं। लेकिन वो अलग केस है। लेकिन अफगानियों के साथ आपने वो नहीं किया जो बंगालियों के साथ करे। वो एक एडवांटेज ये था कि वो जाहिर बात है पश्तो स्पीकिंग है, वो आगे जब पेशावर से आगे नीचे आई है तो इट इज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट कि ये पेशावर से है कि काबुल से है, तो इसलिए वो तो जम हो गए और मिल गए। लेकिन बंगालीज का जहाँ ताल्लुक है वो नहीं हुआ, उनका अलग ही सिलसिला है। और आज तक एक जो मुझे याद पड़ता है 1984 तक का जो लोग अराइवल से उनके खिलाफ उनका एक लेटर निकाल के गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था, लेकिन उसके बाद के टोटली बंद कर दिया और किसी को मेन स्ट्रीम में नहीं ले रहे। बहुत शुक्रिया अदीस सफ़ी साहब, काफ़ी मुफस्सिल गुफ्तगू हुई है आपसे। बहुत शुक्रिया आप मेरे प्रोग्राम में आए। जाते हुए बस ये दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क पे उन हुक्मरानों को लाएं जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज।